So, hello guys, I Vishal Kaushik. Welcome you all to SS Viewings YouTube channel. So guys, this video will be the first video of the polity series, ठीक है। और guys, पूरी की पूरी polity को हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं या हिंदी में पढ़ने वाले हैं पॉलिटी को, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाइस प्रेम्बल। बट बिफोर दैट आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी चीज या जो भी नोट्स मैं आपको भी बनवाऊंगा, आप उनको साइड बाय साइड अपने नोटबुक में या नोट्स बनाते चलो, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज और या एक एक लाइन में आपको बताऊंगा ना, वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी ने या एनडीए में, सीडीएस में, आईएएस में या सीपीएफ में पूछी है। तो इफ यू मिस समथिंग और इफ यू स्किप समथिंग, स्किप एट योर ऑन रिस्क, क्योंकि अगर आप उसको स्किप करते हो तो माइट बी यू विल मिस अ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो नोट्स इतने कॉम्पैक्ट करके कंप्रेस करके बनाए गए हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए, ठीक है। तो आप ये समझ के चलना कि हर एक लाइन जो है इसका वो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक। तो आप यही सोच के इसको पढ़े, बाकी सब आपकी पूरी पॉलिटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे पॉलिटी के अंदर, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल में क्या है कि अगर आपको प्रियम्बल पढ़ना है तो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश में याद होना चाहिए, और जो हिंदी में पढ़ते हैं उनको हिंदी में याद होना चाहिए। तो एक बार प्रियम्बल पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में फटाफट। तो प्रियम्बल कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, so we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये जो 5 वर्ड है ना, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इनका अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे थोड़ी देर में, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जस्टिस कितने तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आगे पढ़ेंगे हम कैसे कैसे, ठीक है। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक, एक एक वर्ड का अभी पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी जरा सी भी। सो हिंदी में पढ़ लेते हैं फटाफट से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, फिर से अगेन न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है, नहीं सीडीएस में नहीं, यूपीपीसीएस में आया था ये। और ये पूछा गया था कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, मतलब एक जो हमारा प्रियम्बल है उसके अकॉर्डिंग जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की दी गई है। तो 1 2 3 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखो ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हो रहा है। एक्चुअली में ये गलत लिखा हुआ है। अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी सप्तमी, ठीक है, संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप चाहो तो दोनों में याद कर लो, मेरे को दोनों में याद है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि इंग्लिश को पढ़ के क्वेश्चन बनाया होता है और कई बार हिंदी को पढ़ के क्वेश्चन बनाया होता है। हालांकि ट्रांसलेशन मिल जाती है दोनों साइड में, एक साइड हिंदी होती है, एक साइड इंग्लिश होती है, बट स्टिल आपको होना चाहिए कि आप उसको पढ़ो, ठीक है। तो अब इसका पढ़ते हैं हम लोग। वी विल रीड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो, इसका डेवलपमेंट ऑफ प्रियम्बल, सॉरी,
अब साइड बाय साइड में ना लिखते चलना। डेवलपमेंट ऑफ प्रियम्बल, जो लोग हिंदी वाले हैं वो लिख लेंगे प्रियम उसका उद्देशिका का, क्या बोलेंगे, उद्देशिका का विकास ऐसा करके लिख लेना। ठीक है। तो गाइस इसमें एक चीज बताता हूँ कि जब हमारे देश के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, जो संविधान सभा थी, उसके सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके सामने एक उद्देशिका प्रस्ताव रखा, और बाद में जो उद्देशिका प्रस्ताव जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो नेहरू ने रखा था, वो ही हमारे प्रियम्बल का बेस बना है। ठीक है। तो एक बार फिर से, जब हमारे देश का संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के सामने एक उद्देशिका प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और वही बाद में जाके इस प्रियम्बल का बेस बना, मतलब इस संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आधार तो चलो बन गया, जो इसकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी ली गई थी, कहीं से बोरो की गई थी। तो जो प्रियम्बल की हमने लैंग्वेज ली है, कैनिक एसिड कहाँ से ली गई है प्रियम्बल की लैंग्वेज? तो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। प्रियम्बल की लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रियम्बल क्या प्रस्तुत करता है हमारे सामने, या प्रियम्बल क्या सिग्निफाई करता है? छोटी सी हेडिंग डाल के इसको लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके अकॉर्डिंग, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, जो हमारे देश में सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है, इसके अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर जो है वो हमारे देश की जनता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर, कि अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो वहां पे सीधा सीधा हो जाता है पीपल ऑफ इंडिया। ठीक। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि प्रस्तावना के अनुसार भारत में जो राजनीतिक सत्ता का स्रोत है वो भारत की जनता है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी इसमें? दूसरी स्टेटमेंट ये है कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती है, मतलब जो प्रियम्बल है वो एक इंसाइट देता है हमें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल गिव्स इंसाइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो देयरफॉर इट इज नोन एज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान से लिख लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। जो प्रियम्बल है ये संविधान के बारे में इंसाइट, उसका संविधान का दर्शन प्रस्तुत करता है, गिव्स इंसाइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इसीलिए इसको की टू कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलते हैं, की टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है
वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति के और राष्ट्र के बीच का संबंध, मतलब कि रिलेशन बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड द नेशन। तो प्रस्तावना व्यक्ति एवं राष्ट्र के संबंध को दर्शाती है, ठीक है, कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, एक कॉमन मैन है, वो पूरे देश के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, वो हमारा प्रियम्बल दिखाता है, ठीक है। अब अगली चीज जो पढ़नी है हमको, दैट इज इसको क्या टर्म्स मिले हैं या क्या एडिशनल नाम दिए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो ठीक है, तो आप लिख लो अगली हेडिंग, नेम्स ऑब्लिक टर्म्स गिवन टू प्रियम्बल, ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज आती है दैट इज जो N.A. पालकी वाला है, मिस्टर N.A. पालकी वाला ने इसको क्या बोला है? ये इनका बहुत फेमस है। सो एन ए पालकी वाला के अनुसार इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहचान पत्र। N.A. पालकी वाला के अनुसार जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये हमारे संविधान का पहचान पत्र है, ठीक है। दूसरी चीज जो एक मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि संविधान को क्या बोला जाता है, तो संविधान को, संविधान कह रहा हूं, इसके प्रियम्बल को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, या इसके बाद में ये आता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज अगेन हमारा प्रियम्बल है, ठीक है। ये प्रियम्बल है जो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि B.R. अम्बेडकर ने भी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसी चीज को, लेकिन वो प्रियम्बल नहीं है। जो B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है, उन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर नॉर्मली पूछता है कि व्हाट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपका आंसर होगा प्रियम्बल। और अगर पूछता है B.R. अम्बेडकर का नाम लेने के बाद कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार, B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग व्हाट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो अभी जो अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो जुडिशियल केसेस हैं प्रियम्बल के अकॉर्डिंग, वो क्या है, ठीक है। बड़े शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट में चीजें हैं, खाली जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखी है, इसके अंदर फालतू कुछ नहीं चीज लिखा, तो कुछ भी मिस मत करना। अगर स्पीड कम लगे, यू कैन इंक्रीज द स्पीड 1.25x पे आप सुन सकते हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहला केस है हमारा बेरुबारी केस। सबसे पहला केस है हमारा बेरुबारी केस। तो बेरुबारी केस कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। बेरुबारी केस में क्या थी, इसको बोलने मतलब बेरुबारी केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। तो इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने जो कोर्ट के अंदर केस किया था, वो अपील की थी, वो इसलिए की थी कि ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के कि क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है।
तो उसमें इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया था वो ये दिया था कि जी प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं जी प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा केस आया। दूसरा केस कौन सा आया? फिर दूसरा केस आया केशवानंद भारती वाला केस। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1973 में। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में केशवानंद भारती जी ने अगेन उसी की अपील करी कि जी बताइए कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय था या अपनी जो रूलिंग थी उसको बदल दिया, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो भारत की संसद है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन डू अमेंडमेंट्स इन प्रियम्बल, ठीक है, लेकिन इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर में वो बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने निर्णय को बदल दिया और ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, और भारत की संसद अन्य सभी प्रावधानों के साथ साथ इसमें भी बदलाव कर सकती है, परंतु इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो बात कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर लो इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। और इस जजमेंट के बाद ही एक्चुअली में जब इमरजेंसी लगी थी और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तो तब इसके अंदर चेंज किए गए थे। तो अब अगला टॉपिक वही पढ़ लेते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए थे, ठीक है। ठीक है, सबसे सिंपल आ जाओ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसके अंदर 3 नए वर्ड्स जोड़े गए। सबसे पहला तो जोड़ा गया था इसके अंदर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी का मतलब पता है क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है एक ऐसा देश जो वहां के लोगों के बारे में सोचता हो। दूसरा वर्ड क्या जोड़ा गया था? दूसरा वर्ड जोड़ा गया था सेकुलर। सेकुलर का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, जो आज की डेट में लोग बाग इसको धर्म निरपेक्ष या वो बोलते हैं, वो नहीं था ये। इट्स एक्चुअली पंथ, धर्म निरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष था। अब इसका मीनिंग कुछ और ही बना दिया है एक्चुअली में, ठीक है। और तीसरा वर्ड जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अखंडता, ठीक है। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अब तक कितनी बार इसके अंदर अमेंडमेंट किए जा चुके हैं? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। अब तुम्हें सारे, मैं बार बार ये रिपीट करता रहूंगा थ्रू आउट पॉलिटी सीरीज में, तुम्हें ये लाइन बार बार सुनने को मिलेगी, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। सो टोटल अब तक इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है केवल एक बार हुआ है, ओनली वंस, ठीक है। केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब जो टर्म्स इसमें दी गई हैं उन टर्म्स का मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ जाती हैं। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो टर्म्स है वो है सोवरन। किसी को पता है सोवरन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वैसे इसको संप्रभु। देखो, सोवरन या संप्रभु उस देश को कहा जाता है जिसकी पॉलिसीज, या देखो मतलब वैसे सरल और आसान शब्दों में बताता हूँ। ठीक है, संप्रभु का मतलब उस देश से है जो न केवल भौतिक रूप से स्वतंत्र हो, अपितु उसकी नीतियों में किसी दूसरे देश के द्वारा हस्तक्षेप ना किया जाता हो। मतलब कि a country which is not only physically free but also no external country should involve in the policy making। मतलब उसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, नीतियां हैं, उसमें किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, आप फिजिकली फ्री हो, किसी देश का कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप पॉलिसी में, आप जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे अभी भी जो उनकी हेड मानी जाती है वो क्वीन, वहां क्वीन जो क्राउन है वो माना जाता है। तो अगर हम बात करें क्या ऑस्ट्रेलिया सॉवरन है, इसके बारे में आप देखो वहां पे ना पॉलिसी मेकिंग में भी किसी दूसरी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सॉवरन वो देश होता है जो ना केवल फिजिकली फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, बल्कि उसकी पॉलिसी मेकिंग में भी वो इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये है, आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। हिंदी में तो आप लिख सकते हो कि संप्रभु देश का मतलब उस देश से है जो ना केवल भौतिक रूप से स्वतंत्र हो, अपितु उसकी नीतियों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो। और आपको उसका अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख लो, सोवरन कंट्री इज अ कंट्री who is not only physically independent but the policy making there is no influence of any other country। ठीक है, अब अगला वर्ड आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी का मीनिंग मैंने आपको बताया था। ठीक है, मतलब समाजवादी देश वो देश है जहां पे जो रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं वो वहां के लोगों के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, जैसे अगर नॉर्थ कोरिया की बात करते थे हम, तो नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ समाजवादी, नॉर्थ कोरिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री, क्योंकि वहां पे पहली बात तो तानाशाही है। ठीक है, तो वहां की जो पॉलिसीज होती हैं वो जरूरी नहीं है कि वहां की उसके लिए हो, मतलब जनता के कल्याण के लिए ही हो। अगर हम चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना की भी सारी पॉलिसी वहां के लोगों की भलाई के लिए नहीं है। सो चाइना इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशलिज्म का जो कंसेप्ट है वो रशिया से लिया गया था। ठीक है, तो चाइना नहीं है एक सोशलिस्ट कंट्री, और ये नॉर्थ कोरिया भी नहीं है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इंडिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूल्स या कायदे कानून बनाए जाते हैं या कोई भी नियम बनाया जाता है वो यहाँ की जनता की भलाई के लिए बनाया जाता है। ठीक है, हालांकि दुरुपयोग भी होता है उनका, गलत इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, जो थर्ड वर्ड है दैट इज सेकुलर। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का जो मीनिंग मैं आपको बता रहा था अभी, जो इसका मीनिंग एक्चुअली में इंटरप्रेट किया जा रहा है दैट इज एक ऐसा देश जिसका अपना खुद का कोई धर्म ना हो। ठीक है, और सरकार किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। मतलब जो भारत सरकार है उसका खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म मतलब बराबर हैं, किसी का भी सरकार पक्ष नहीं लेगी, ऐसा कहा जाता है। तो आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि अ कंट्री विच हैज नो रिलीजन ऑन इज ओन बट इट एंड ऑल्सो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विद अदर रिलीजन्स। ठीक है,
एंड और सभी के सभी रिलीजन उसके लिए इक्वल है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन इट। ठीक है, अगला जो वर्ड है इसके बाद वो आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। ठीक, लोकतंत्र मतलब ये है कि वो देश जहां पे उसकी सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, राइट टू वोट मतलब वाला सिस्टम कह सकते हो डेमोक्रेसी में, कि वो ऐसा देश जहां पे उसकी सरकार वहीं के लोगों द्वारा चुनी जाती है। अ कंट्री इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय इट्स ओन पीपल। ठीक है, ये भी नहीं है डेमोक्रेसी का। अब नेक्स्ट मीनिंग है हमारा रिपब्लिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपब्लिक, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, गणतंत्र का या गणराज्य का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मीनिंग ये है कि वो देश जहां का जो टॉप हेड है, मतलब अगर हम अपने देश की बात करें कि हिरार्की में एग्जीक्यूटिव जो हमारी हिरार्की है लोकतंत्र की, उसके अंदर जो सबसे टॉप पोजीशन पे है वो है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो उस देश का हेड है वो वहीं वहीं के लोगों द्वारा इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहीं के लोगों द्वारा ही चुना जाता हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने प्रेसिडेंट की तो वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम ही लोग चुनते हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं एमपीज एंड एमएलएज को, और एमपीज एंड एमएलएज वोट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को चुनने में। ठीक है, सो सिंगल मतलब ऐसा वही है इसका मतलब उसको बोलते हैं एक टर्म से। आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा उसके अंदर सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, कैसे इलेक्शन होता है, सब चीज पूरी। एक वोट, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है, वो सब चीज वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो गणराज्य का मीनिंग वही हो गया कि जहां का जो हेड है, जो सर्वोच्च पद है इस देश का, ठीक है, सुप्रीम पोस्ट, वो वहीं के लोगों द्वारा चुनी जाती हो। ठीक है, तो ये है गणराज्य का मीनिंग। ठीक है, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, 3 जस्टिस दी गई हैं, इसके अंदर उन जस्टिस का क्या मीनिंग है सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर हमें प्रियम्बल जो है तीन तरह की जस्टिस देता है। प्रियम्बल से हमको 3 तरह की जस्टिस मिलती है। ठीक है, सबसे पहली जो जस्टिस है प्रियम्बल के अकॉर्डिंग दैट इज आर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का जो मीनिंग है वो 2 तरह से आता है। ठीक है, एक तो आता है आपका सिक्योरिटी फ्रॉम नेचुरल इनजस्टिस। ठीक है, सिक्योरिटी फ्रॉम नेचुरल इनजस्टिस, दैट इज हमारा आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपरली। तो ये क्या कहता है कि प्राकृतिक भेदभाव की सुरक्षा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट टूवर्ड्स एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ तुम्हारा सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, इस तरह से काफी मतलब 5 कैटेगरी है, उसमें आपसे किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये आता है। और दूसरा है आता है इसके अंदर सिक्योरिटी फ्रॉम आर्टिफिशियल इनजस्टिस। वो क्या है? सिक्योरिटी फ्रॉम आर्टिफिशियल इनजस्टिस, सिक्योरिटी फ्रॉम आर्टिफिशियल इनजस्टिस, दैट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत। तो आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी का अंत है, वो चीज इससे इस जो जस्टिस प्रोवाइड कराती है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट जस्टिस क्या है। नेक्स्ट इज आपका इकोनॉमिक जस्टिस।
इकोनॉमिक जस्टिस। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो ये कहाँ पे मेंशन है इकोनॉमिक जस्टिस? इट्स मेंशन्ड अंडर डीपीएसपी। इसको हम प्रॉपरली ढंग से डीपीएसपी के अंदर पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि जो राज्य है वो किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं करेगा उसके काम के लिए, और सेम काम के लिए सेम इनकम। मान लो अगर लेडी है और सेम काम कर रही है, जो काम एक मतलब आदमी कर रहा है, तो मेल और फीमेल के लिए सेम काम के लिए सेम सैलरी है। ऐसा नहीं हुआ कि मेल को किसी काम को करने के लिए 1000 रुपये मिल रहे हैं और फीमेल को उसी काम को करने के लिए 800 रुपये मिल रहे हैं या 700 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस ये कहती है कि अगर दो लोग एक काम को कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, दे विल गिव इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल सैलरी। ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर इसको पढ़ेंगे हम लोग ढंग से। ठीक है, जो तीसरा जस्टिस है इसके अंदर, दैट इज आपका पॉलिटिकल जस्टिस। तीसरा जस्टिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस इज आपका राइट टू वोट, बेसिकली आर्टिकल 326। पॉलिटिकल जस्टिस कहता है कि कोई भी इंसान या कोई भी भारत का नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी अपनी मर्जी के उम्मीदवार को मतदान करने के लिए मुक्त है। मतलब a person can give vote to any of the candidate of his own choice। ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक, इसी के साथ आपका प्रियम्बल यहीं पे खत्म होता है, और जितना ये सब मैंने आपको लिखवाया है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और इस जो सपोर्ट आपने हमें दिखाया है पिछली वीडियोस में, उस सपोर्ट को बनाए रखो। बाकी सारी की सारी पॉलिटी खत्म करा दूंगा यार, उंगलियों पे हो जाएगी पॉलिटी, उंगलियों पे। ठीक है, तो गाइस थैंक यू। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।